बारे में पूरा डिस्कशन किया कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, सोशोलॉजी में इसको क्यों स्टडी किया जाता है और 73rd अमेंडमेंट तक उसको किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ा। आज पूरे भारतवर्ष में 73वें संशोधन के बाद पंचायती राज व्यवस्था लागू हो चुकी है। अगर बेसिक रूप से देखा जाए तो ये बलवंत राय पैटर्न से दो मामलों में बिल्कुल अलग है। पहला कि संशोधन से पूर्व जो कैंडिडेट प्रधान पद के लिए खड़े होते थे उनको पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट नहीं करती थी और संशोधन के पश्चात पंचायती राज जो के चुनाव थे वो पॉलिटिकल पार्टी बेस हो गए। दूसरा, पंचायती राज व्यवस्था में अब विमेन और वीकर सेक्शन के लिए 1/3 कोटा फिक्स कर दिया गया, जो इनके एम्पावरमेंट के या इनकी सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जाता है। इन प्रेजेंट पंचायती राज व्यवस्था जब लागू हो चुकी है तो अब हम देखेंगे कि आखिर ऐसे कौन से बेसिक फीचर्स हैं जो इसमें चेंज हुए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद। सबसे पहला है कि पंचायत विल बी कंसीडर्ड एज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। पंचायती राज जो है वो इससे पहले एक राजनीतिक संस्था ना होकर गांव के विकास के लिए जो कार्यक्रम होते थे उनको क्रियान्वित करने वाली एक एजेंसी के रूप में थी। संशोधन के पश्चात ये एक राजनीतिक संस्था हो गई। सेकेंड है द ग्राम सभा शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज द लाइफ लाइन ऑफ द पंचायती राज। ग्राम सभा को पंचायती राज की बैकबोन माना गया। ग्राम सभा में बेसिकली गांव के वो सभी लोग सम्मिलित किए जाते हैं जिनको वोट देने का अधिकार है, यानी वोटिंग लिस्ट में जितने भी लोग हैं जो 18 साल से ऊपर के हैं वो सभी ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। तीसरा, एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन या और वीकर सेक्शन। संशोधन से पहले महिलाओं के लिए या ST/SC ग्रुप के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं था। संशोधन के पश्चात महिलाओं के लिए और अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए 1/3 सीटें फिक्स कर दी गई जो रोटेशन के हिसाब से बदलती रहती हैं। पंचायती राज व्यवस्था का संशोधन से पूर्व टेन्योर निश्चित तो किया गया था लेकिन चुनाव के बारे में कोई क्लियर कट डिसीजन नहीं था। संशोधन के पश्चात ये फिक्स कर दिया गया कि हर 5 साल पर नियमित रूप से चुनाव करवाने होंगे। अगर सत्र के बीच में ही किसी प्रधान की मृत्यु हो जाती है आकस्मिक रूप से तो 6 महीने के अंदर उस गांव में दोबारा चुनाव करवाने होंगे। अगर मेन चुनाव में 6 महीने से कम का समय बचा है तो फिर उप प्रधान को उसकी जिम्मेदारी दे दी जाती है। इसके अलावा अब प्रत्येक राज्य में पंचायती राज संस्था के लिए अलग अलग चुनाव आयोग और अलग अलग वित्त आयोग की भी स्थापना कर दी गई जिससे कि पंचायती राज व्यवस्था में काम करने के लिए फंड की कमी ना हो पाए। इसके अलावा कुछ स्टेट्स जैसे राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा इन्होंने ये डिक्लेयर किया कि प्रधान का पर्चा भरते समय अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो आप प्रधान जो पद है उसके लिए योग्य उम्मीदवार नहीं है। ऐसा इन राज्यों ने पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कुछ अपनी तरफ से कदम उठाए जो पंचायती राज व्यवस्था में सभी जगह समान रूप से लागू नहीं हुए, यानी कि 2 से अधिक बच्चे होने पर आप वो व्यक्ति चुनाव में भाग लेने से वंचित किया जा सकता था। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो कुछ स्टेट ने जैसे बिहार, हिमाचल प्रदेश, यूपी और हरियाणा ने एक न्याय पंचायत की भी व्यवस्था रखी जिसको संवैधानिक रूप से तो सम्मिलित नहीं किया गया लेकिन इन स्टेट ने न्याय पंचायत को अपनी पंचायती राज व्यवस्था में इंक्लूड किया। न्याय पंचायत पहले भी पंचायतों का एक हिस्सा रही है जिसमें कई गांवों के प्रधान मिलकर न्याय पंचायत का निर्माण करते थे और न्याय पंचायत का प्रमुख कार्य गांव में जो छोटे मोटे झगड़े होते थे उनको निपटारा करना होता था। कई बार कुछ समस्याएं इतनी छोटी होती हैं कि अगर उनको कोर्ट कचहरी या पुलिस थाने में आप लेके जाएंगे तो जितना आपका नुकसान नहीं हुआ है उससे ज्यादा खर्चा हो जाता है। तो गांव वालों को एक सस्ती न्याय व्यवस्था दिलाने के लिए न्याय पंचायतें बनाई गई और ये भी कुछ स्टेट जैसे बिहार, हिमाचल प्रदेश, यूपी, हरियाणा और कर्नाटक में ही लागू किया गया।
इसके अलावा हम देखते हैं कि पंचायती राज के हर स्तर पे जो त्रिस्तरीय व्यवस्था थी उसमें पावर को डिफाइन किया गया है कि किस स्तर की कौन सी पावर है, और क्लियर कट ये जो डिवीजन है ये गांव के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी था। अब सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि पंचायतों को 73rd अमेंडमेंट के बाद कौन कौन से कार्य उनके लिए निर्धारित किए गए। नंबर 1, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड इरिगेशन फैसिलिटीज। कृषि संबंधी और सिंचाई संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं वो प्रधान की जिम्मेदारी है कि वो उनको प्राथमिकता देते हुए, उनकी तय करते हुए उनको सॉल्व करेंगे। दूसरा, लैंड रिफॉर्म। तीसरा, डेयरी फार्मिंग। इसके अलावा गांव के प्रधान की ये भी जिम्मेदारी है कि कई बार जब एक ही फसल बार बार बोई जाती है तो मिट्टी से कुछ एलिमेंट्स कम हो जाते हैं जिसकी वजह से फसल अच्छी नहीं होती है, तो उस मिट्टी की जांच करवाना और ये पता करना कि उसमें किन किन एलिमेंट्स की कमी है, ये भी प्रधान की ही जिम्मेदारी होती है। रूरल हाउसिंग, सेफ ड्रिंकिंग वाटर। सेफ ड्रिंकिंग वाटर का मतलब है समय समय पर जो कुएं हैं या जो हैंड पाइप हैं उनके पानी की जांच करवाना। अगर वो पानी पीने लायक नहीं है तो वो कुएं या हैंड पाइप को लाल रंग से रंगवा दिया जाता है, जिससे कि गांव वाले क्लियर कट ये समझ सकें कि इस जगह का पानी अब सेफ नहीं रहा है। और जितनी भी सरकार की जो हाउसिंग स्कीम्स आती हैं उसके लिए लाभार्थियों का चयन करना, ये भी प्रधान की ही जिम्मेदारी रही है। प्राइमरी एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन एंड इनफॉर्मल ट्रेनिंग। प्राइमरी एजुकेशन में बच्चों के मिड डे मील में क्या खाना बनेगा, अनाज कितना कोटे से दिया जाएगा, ये सारी जिम्मेदारी भी प्रधान को ही सौंपी गई। रोड्स एंड बिल्डिंग, गांव पर खड़ंजा बिछाना या पक्की सड़क का निर्माण करना, ये जिम्मेदारी भी प्रधान को ही दी गई। वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन, विलेज मार्केट्स, प्रोटेक्शन ऑफ लैंड, ये सारी चीजें क्लियर कट कर दी गई कि आपको इतना काम जो है वो गांव के लिए करना है, जिसकी वजह से गांव वालों को बाहर कहीं भटकना नहीं पड़ रहा था। तो अब हम ये देखेंगे कि पंचायतों ने बहुत काम किया गांव के विकास के लिए, प्रधान बहुत डेरिवेटली काम करते हैं, लेकिन जो ये एक्ट था उस एक्ट से सबसे ज्यादा फायदा किसको मिला? इस एक्ट से अगर हम अपने सोशल स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा फायदा देखेंगे तो वीकर सेक्शन और महिलाओं को इसका फायदा सबसे ज्यादा मिला, इनका एम्पावरमेंट सबसे ज्यादा हुआ। जैसे कि जब महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन दिया गया तो उन्हें भी प्रधान के पद के लिए खड़े होने की परमिशन मिल गई, यानी कि फैमिली ना चाहते हुए भी उनको पद पर खड़े होने के लिए उसने अपनी सहमति दी। अब हम ये देखेंगे कि महिलाओं के लिए एम्पावरमेंट की जरूरत क्यों है, वो भी बेसिकली गांव में। सबसे पहले कि उनकी स्वास्थ्य दशा सुधारने के लिए उनका सशक्त होना बहुत जरूरी है। गांव में एक ट्रेडिशन होता है कि जब भी खाना परोसा जाता है तो महिलाएं एक जो नियम है उसमें घर के पुरुष को सबसे पहले खाना सर्व करती हैं, उसके बाद बच्चों का नंबर आता है, इसके बाद महिलाएं खाने के लिए बैठती हैं। कई बार बच्चे आके माँ के साथ भी पुनः खाना खाने लगते हैं, तो कई बार तो महिलाओं को पर्याप्त खाना नहीं मिल पाता है। और यही स्थिति जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनके साथ भी होती है, जिसकी वजह से महिलाओं की और जो बच्चा होने वाला होता है उसकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं हो पाती है, क्योंकि उनको पर्याप्त कैलोरी नहीं मिल पाती है। इसके अलावा लिटरेसी रेट महिलाओं का अगर ऑल ओवर इंडिया, चाहे वो शहर हो चाहे गांव हो, पुरुषों की अपेक्षा हमेशा कम रहा है, और अशिक्षा के कारण इन महिलाओं का बहुत शोषण किया जाता है। और इसके अलावा अगर हम तीसरी चीज देखेंगे जो इकोनॉमिक बेस्ड है, महिलाएं जो भी आर्थिक रूप के निर्णय होते हैं उसके लिए वो पुरुषों पर निर्भर रहती हैं कि अगर वो पैसे कमाती भी हैं तो वो पैसे कहाँ पर इन्वेस्ट